बिहारी की। अपनी यहाँ पर जम्बू द्वीप के बारे में कक्षा चल रही है और इस जम्बू द्वीप की कक्षा में हम देख रहे थे भरत क्षेत्र, हिमवंत पर्वत, इन दोनों की विस्तार से चर्चा हमने की। भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत, आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड, वृषभाचल पर्वत और नदियां, इनके विस्तार की चर्चा अपन ने भरत क्षेत्र में की थी। हिमवंत पर्वत पे तालाब तालाब से निकलने वाली 3 नदियां, 3 नदियों के मुख के पास होने वाला तोरण द्वार, और फिर नदियां इस पर्वत के ऊपर बहती हुई भरत क्षेत्र में कैसे गिरती है, इसका विस्तार। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा उस पद्म नाम के तालाब की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, और उस पद्म तालाब में होने वाले कमल, श्री देवी का कमल और उसके परिवार कमलों की चर्चा हमने इस पद्म तालाब के बारे में की थी। इसके साथ साथ इस पद्म तालाब में 8 प्रकार के कूट भी देखे थे। इस पद्म तालाब के बाजू में 5 प्रकार के कूट देखे थे कि जो 5 प्रकार के कूट पंचशिखरी नाम से प्रसिद्ध है। और इस हिमवन पर्वत पे 11 प्रकार के कूटों की चर्चा हमने की थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने इन सब कूटों की और कूटों पे होने वाले अकृत्रिम जिनालय और व्यंतर देवों के भवनों की चर्चा हमने कल की थी। आज हमें यहाँ पर इसके आगे हैमवत क्षेत्र और हैमवत क्षेत्र के साथ साथ बाकी के क्षेत्रों की भी और पर्वतों की भी चर्चा यहाँ पर करनी। वैसे कल अपन ने हैमवत क्षेत्र की भी चर्चा की थी और हैमवत क्षेत्र में देखा था कि एक नाभि गिरी है, उस नाभि गिरी के बाजू में 2 नदियां अर्धचंद्राकार बहती हुई फिर समुद्र में जाकर मिलती है। उन नदियों का प्रमाण हमने देखा था और साथ में नदियों का प्रमाण देखते हुए वह नदियां जब तालाब में जाकर मिल जाती है तो वहां पे उसका क्या प्रमाण है, इसकी चर्चा कल अपन ने सब विस्तार से की थी। इस प्रकार से यह सब विस्तार कल अपन ने देखा। आज हमें आगे अब इसके आगे के क्षेत्रों के और पर्वतों की चर्चा यहाँ पर करनी है, वह अभी यहाँ पर अपन देखेंगे। फोन आता का आता बघ, फोन करवा बेटा। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है? देखिए, यहीं पर देखते हैं, ये हिमवंत पर्वत था और ये हैमवत क्षेत्र था जिसकी चर्चा कल अपन ने यहाँ पर की थी। ये जो हैमवत क्षेत्र है, इस हैमवत क्षेत्र के बीचों बीच एक नाभिगिरी था। इस नाभिगिरी की चौड़ाई 1000 योजन, ऊंचाई 1000 योजन, छत के ऊपर 1000 योजन, इस प्रकार का यह नाभिगिरी हमने कल देखा था। और फिर यह नदी इस कुंड में गिरती है और कुंड से निकलते हुए अर्धचंद्राकार परिक्रमा देते हुए इस समुद्र में मिलती है। और लास्ट में हमने कल देखा था कि यह जो नगरी है, यह कायम स्वरूप में भोग भूमि वाली नगरी और वह जघन्य भोग भूमि वाली नगरी। यह नगरी की भोग भूमि की प्रक्रिया या भोग भूमि का काल कभी नष्ट नहीं होता।
काल परिवर्तन भरत क्षेत्र में है, इस नगरी में नहीं। इसलिए यहाँ पर हमेशा अनादि काल से और अनंत काल तक यह भोग भूमि ही इस पे रहेगी। ठीक है, ये चर्चा तो कल अपन कर चुके। अब आज आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, पहला पर्वत देखा था हिमवन। अब दूसरे पर्वत की चर्चा करते हैं। उसका नाम है महाहिमवन पर्वत। महाहिमवन पर्वत, इसका प्रमाण इस क्षेत्र से दुगना है। ठीक है, अब यह दुगना क्षेत्र विस्तार की अपेक्षा है। जो रचना हमने हिमवान पर्वत पर देखी थी, सेम वैसी की वैसी रचना इस पर्वत पर भी होती है। मतलब क्या? इस हिमवन पर्वत पे हमने देखा था एक तालाब है, 3 नदियां इसमें से निकली थी। इस पर्वत की जब चर्चा करेंगे, महाहिमवन पर्वत, इसका नाम है महाहिमवन पर्वत। फोन करना। हाँ, देखिए, कुछ यूट्यूब पे वगैरह दिखाई नहीं दे रहा होगा किसी को, तो आप जूम आईडी से जूम कीजिए, या तो अभी कुछ समय बाद यूट्यूब पे दिखाई भी देगा, या तो फिर बाद में अपलोड करना पड़ेगा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, आपको बाद जिनको यूट्यूब पे देखना है, उनको बाद में ये सब क्लास दिखाई देगी, या तो कुछ समय थोड़ी देर में सुधार हो जाएगा तो यूट्यूब पे भी दिखाई दे। ये महाहिमवन पर्वत है। इस महाहिमवन पर्वत पे जैसे यह पद्म नाम का तालाब है, ऐसे ही यहाँ पर महापद्म नाम का तालाब है। पद्म, महापद्म और तिगिंच, ये 3 तालाबों के नाम इस पे होते हैं। पहला पद्म नाम का तालाब, महापद्म, और तीसरा तिगिंच। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं वह महापद्म नाम के तालाब की चर्चा कर रहे हैं। यह महापद्म नाम का तालाब, अब देखना, मैंने कल नियम आपको यह बताया था कि यह जो पर्वत है, इस पर्वत की जितनी भी रचना है, उन सभी की रचना इस पर्वत पर दुगनी हो जाती। हिमवन पर्वत पे जितनी रचना, जैसी रचना है, इससे दुगनी रचना इस महाहिमवन पर्वत पर हो जाती। हिमवन पर्वत पे पद्म नाम का तालाब है। यह पद्म नाम का तालाब 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है। जैसे यहाँ पर यह तालाब है, वैसे महाहिमवन पर्वत पर होने वाला तालाब इससे दुगना हो गया। मतलब ये 1000 योजन था, तो ये तालाब 2000 योजन चौड़ा हो जाए। ये 500 क्या है? आवाज आ रहा है ना सबको? हाँ, यहाँ पे तो सब बता रहे कि आवाज आ रहा है। ते त्याला अश्वथला फोन कर आणि सांग त्याला की ना काय टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे बघ म्हणून. हाँ, ये अलग है। ठीक है, देखिए, अभी ये हिमवन पर्वत है, महाहिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत की जितनी रचना है, वह सब दुगनी रचना इसके ऊपर है। तो मैं अभी बता रहा था, ये 1000 योजन लंबा है, तो ये 2000 योजन लंबा है। ये 500 योजन चौड़ा है, तो ये 1000 योजन चौड़ा हो। ये 10 योजन गहरा है, तो ये 20 योजन गहरा हो। इसका मैंने गणित रूप में प्रमाण भी आपको बताया था, वो भी आपको याद होगा। जो हम हिमवन पर्वत देख रहे थे, वह 100 योजन ऊंचा है,
तो महाहिमवन पर्वत 200 योजन ऊंचा है। ऊंचा मतलब ये देखिए, जमीन से लेके छत तक इसकी ऊंचाई 200 योजन है। जब 200 योजन ऊंचाई है तो इस पर्वत पे होने वाली रचना इस ऊंचाई से जुड़ी हुई है। ये 200 योजन का है, तो इसको 10 से गुना करो तो इस पर्वत की लंबाई आएगी। इसको 5 से गुना करो तो इस तालाब की चौड़ाई आएगी, और इसको 10 से भाग दो तो इसकी गहराई आएगी। जैसे 200 योजन ऊंचा पर्वत है, तो 10 से गुना करोगे तो 2000 योजन लंबी पद्म, ये महापद्म की लंबाई हुई। 5 से गुना करो 1000 योजन, इसकी चौड़ाई आ गई, और 10 से भाग दो तो इसकी गहराई 20 योजन की है। इस प्रकार से महापद्म तालाब की लंबाई 2000 योजन, चौड़ाई 1000 योजन और गहराई 20 योजन इतनी होती। ठीक है। अब इस तालाब में, जैसे हमने पहले पद्म तालाब में कमल देखा था, श्री देवी का कमल, यहां पर भी एक कमल है, वह उससे दुगना है। वहां पे 1000 योजन इतना लंबा चौड़ा कमल था, तो यहां पर 2000 योजन लंबा चौड़ा कमल हो। ठीक है। और उसके परिवार कमलों की रचना इससे दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार से यह महाहिमवन तालाब, महाहिमवन पर्वत पे होने वाला महापद्म नाम का जो तालाब है, उसकी रचना इस पद्म तालाब से सब दुगनी दुगनी हो जाएगी। इस प्रकार से, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हिमवंत पर्वत की रचना यदि आपको समझ में आएगी तो बाकी के 5 पर्वतों की रचना समझ में आ जाए। ठीक है। अब इस प्रकार से यहां पर महाहिमवंत पर्वत की तालाब की रचना है। इस तालाब में से 2 नदियां निकलती। एक तो नदी उत्तर की तरफ बहती है और दूसरी नदी दक्षिण की तरफ बहती। दक्षिण की तरफ बहती है यह नदी, इस क्षेत्र में बहती हुई जाती है। क्षेत्र में बहती है, इसलिए इस नदी का प्रमाण और इस नदी का प्रमाण दोनों का सेम है। अब सेम है कहा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नदी का प्रमाण कैसे। ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी से इस नदी का विस्तार दुगना है। मतलब गंगा नदी 6.25 योजन चौड़ी थी, तो ये सीतोदा नदी उससे दुगनी 12.5 योजन थी। जैसे ये नदी 12.5 योजन है, तो ये भी नदी 12.5 योजन हो। ठीक है। तो इस तालाब से निकलते हुए इस नदी की चौड़ाई 12.5 योजन इतनी चौड़ी, और फिर यह 12.5 योजन चौड़ी नदी इस पर्वत से इस कुंड में गिरते हुए आगे बढ़ गई। ऐसे इस तालाब में से एक नदी तो दक्षिण की तरफ गई, दूसरी नदी उत्तर की तरफ जाती। ये नदी इस नदी से दुगनी होती। ये जब इसका मुख 12.5 योजन है, तो इस नदी का मुख उससे दुगना, मतलब 25 योजन चौड़ी यह नदी इस तालाब से निकलती, और फिर यहां से यह नदी इस पर्वत के ऊपर बहती हुई इस कुंड में गिरती। इस प्रकार से महाहिमवंत पर्वत पर एक तालाब से 2 नदियां निकली। एक नदी का प्रमाण 12.5 योजन और दूसरे नदी का उद्गम स्थान 25 योजन चौड़ी। ऐसी यह 2 नदियां इस पर्वत पे से निकलती। अब देखिए, यह जो इस पर्वत पर तालाब था, वैसे ही इस पर्वत पर कूट भी है। ये पहला कूट, दूसरा, तीसरा, दिखाई दे रहा ना, छोटे छोटे हैं। ये पहला कूट, ये दूसरा कूट,
ये तीसरा, चौथा कूट, पांचवा, ये छठा, सातवां और ये आठवां। तो महाहिमवत पर्वत पे 8 कूट है। हिमवंत पर्वत पे कितने कूट थे? 11 कूट थे। महाहिमवंत पर्वत पे 8 कूट है। इन 8 कूटों में से पहले कूट पर अकृत्रिम जिनालय है, इसलिए इस कूट का नाम है सिद्धायतन कूट। और बाकी सब कूट अलग अलग है, जिनके ऊपर व्यंतर और व्यंतरिणियों के भवन होते हैं। ये रचना अब हर पर्वत पे आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो बाकी के 60 कूटों पर व्यंतरों के भवन है और पहले कूट पर अकृत्रिम जिनालय है, जिसका नाम है सिद्धायतन कूट। ऐसे यह महाहिमवन पर्वत की रचना होगी। ठीक है, यह समझ में आई। आगे देखना, इसी प्रकार से बाकी सब पर्वतों की रचना भी होगी और उस क्षेत्रों की भी रचना होगी। अब देखिए, ये भरत हैमवत तीसरा क्षेत्र हम देख रहे हैं अभी, हरि नाम का क्षेत्र है। ठीक है, 2 पर्वतों के बाद तीसरा क्षेत्र है, उसका नाम है हरि। इस हरि क्षेत्र में भी बीचों बीच एक पर्वत है, जिस पर्वत को हमने कहा था नाभिगिरी। इस पर्वत की चौड़ाई भी 1000 योजन, ऊंचाई 1000 योजन और छत पर 1000 योजन। ऐसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इस नाभिगिरी का प्रमाण होता है और इसी नाभिगिरी में व्यंतरों के भवन होते। इस प्रकार से यह नाभिगिरी का वर्णन, अभी मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, वही सब रचना इस पे भी है। अब देखना, ये नदी इस क्षेत्र में गिरती है, तो इस नदी का प्रमाण 25 योजन चौड़ी इतनी थी। इसी प्रकार से यह निषद नाम का जो पर्वत है, इस पर्वत की दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी का उद्गम स्थान भी 25 योजन होता और वह नदी इस पर्वत पे से बहती हुई इस कुंड में गिरेगी और कुंड से गिरती हुई इस नाभिगिरी को अर्ध परिक्रमा देते हुए इस समुद्र में जाके लवण समुद्र में जाकर मिलती। जब लवण समुद्र में जाकर मिलती है तो इस नदी का विस्तार 10 गुना 250 योजन चौड़ी यह नदी हो जाती और लवण समुद्र में मिलती। 25 योजन उद्गम स्थान, उससे 10 गुना जब वह समुद्र में जाके मिलती उतनी चौड़ी होती, तो यह 250 योजन चौड़ी हो जाती। ऐसे ही यहां पर लेना, पहले गंगा और सिंधु नदी की उपनदियों की चर्चा अपन ने की थी। वह उपनदियां 14,000 थी, किसकी? गंगा सिंधु नदी की। अब उसके आगे की 2 नदियों की उपनदियां कितनी है? 14 से दुगनी। मतलब यहां इस क्षेत्र में 28,000 उपनदियां एक नदी की होती। ठीक है, अब इसके आगे इस क्षेत्र में इससे दुगनी, 14 से दुगनी 28 हो गई, 28 से दुनी 56 हो गई, तो 56,000 उपनदियां इस जो नदी बह रही है इसकी उपनदियों का प्रमाण है। और ऐसी 56,000 नदियां इन नदी में मिलती है, इसलिए यह नदी जब लवण समुद्र में जाकर मिलती है तो वह उसका प्रमाण उससे 10 गुना, मतलब 250 योजन चौड़ा हो। जैसे इस नदी की रचना है वैसे ही इस नदी की भी ऐसी ही रचना है। इसमें भी 56,000 नदियां, उपनदियां इस नदी में मिलती है और यह नदी पश्चिम की ओर जाकर लवण समुद्र में मिल जाती। ठीक है, ऐसे
भरत, हैमवत और हरि, इन तीन क्षेत्रों की चर्चा यहाँ पर अपन ने की। अब इस हरि क्षेत्र की और एक विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह हरि क्षेत्र है, यह मध्यम भोग भूमि वाला क्षेत्र। यहाँ पर हमेशा अनादि काल से अनंत काल तक हमेशा यहाँ पर मध्यम भोग भूमि ही रहेगी। इस प्रकार से यह हरि क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब देखिए, इस निषद पर्वत की चर्चा करते। पहला पर्वत हिमवन, दूसरा महाहिमवन, तीसरा निषद। अब इस निषद पर्वत की चर्चा करें। यह निषद पर्वत चौड़ाई में इस क्षेत्र से दुगना है और यह पर्वत ऊंचाई में इस पर्वत से दुगना, पहले वाले पर्वत से दुगना। तो पहला पर्वत 100 योजन ऊंचा था, दूसरा पर्वत 200 योजन ऊंचा था। अब ये तीसरा पर्वत जो है निषद पर्वत, यह उससे दुगना 400 योजन ऊंचा, ऊंचा मतलब जमीन से लेके ऊपर छत तक 400 योजन ऊंचा, ऐसा यह निषद नाम का पर्वत है। ठीक है। और इसका रंग हमने देखा था, पहले का सुवर्ण जैसा है, दूसरे का चांदी जैसा है, तीसरे का तपाए हुए सोने जैसा पीला पीला ऐसा इसका रंग होता है। और ये तीनों के तीनों पर्वत दीवाल जैसे ऊंचे होते हैं। ऊपरी मूले च तुल्य विस्तार, ऊपर और नीचे का विस्तार बिल्कुल समान होता है, छोटा बड़ा होता नहीं। और इन्हीं पर्वतों के पार्श्व मतलब बाजू के भागों पर भी अलग अलग प्रकार से मणि खचित मणियों से बनी हुई वह व्यवस्था होती है। इस प्रकार से यह निषद पर्वत की रचना है। अब थोड़ा इसके तालाब के बारे में देखते हैं। पद्म, महापद्म और ये तिगिंच, ये तिगिंच नाम का तालाब पहले तालाब से इस तालाब का विस्तार दुगना है, लंबाई दुगनी, चौड़ाई दुगनी, गहराई दुगनी। कमल की रचना भी दुगनी होती है। पहला कमल 1 योजन चौड़ा था, दूसरे में 2 योजन हो गया, इसमें 4 योजन चौड़ा, ऐसा इसमें मुख्य कमल होता है। और बाकी परिवार कमल भी होते हैं जिनकी रचना पहले तालाब से दुगनी हो जाती। ठीक है। इस प्रकार से यह यहाँ पर इसकी रचना होती। और उसी प्रकार से यह इस पर्वत के ऊपर भी कूट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से इसके ऊपर कूट की रचना है। और ये कूट है, इन कूटों पर पहला जो कूट है, यह कूट सिद्धायतन कूट कहलाता है, क्योंकि इस कूट पे अकृत्रिम जिनालय होता है, इसलिए पहले सिद्धायतन कूट कहलाता है। और बाकी के देखिए, दूसरे पर्वत पर 8 कूट थे, इस पर्वत पर 9 कूट होते हैं, एक तरफ 4 और एक तरफ 5। ऐसे निषद पर्वत पर 9 कूटों की रचना होती। ठीक है। तो पहले पर्वत पर 11 कूट, दूसरे पर्वत पर 8 कूट और तीसरे पर्वत पर 9 कूट, ऐसे कूटों की रचना। इन कूटों में से पहला कूट सिद्धायतन कूट और बाकी के सब कूटों पर व्यंतर जाति के देवों के भवन होते। आप सोच रहे होंगे कि सभी पर्वतों के ऊपर व्यंतर जाति के देवों के भवन हैं। हाँ, और व्यंतरों की संख्या भी बहुत अधिक होती है, तो वो उस पर्वत के अधिपति होते हैं, इसलिए उनके उसके ऊपर उनके भवन होते हैं।
इस प्रकार से यह 3 प्रकार के पर्वतों की रचना अभी अपन ने देखी। हिमवन, महाहिमवन, निषद, ये 3 पर्वत, पहले से दूसरा पर्वत दुगना, दूसरे से तीसरा पर्वत उससे भी दुगना, इस प्रकार से इन पर्वतों की रचना होती है। अब देखना, एक नदी की तो चर्चा अपन ने की थी, जो नदी दक्षिण की तरफ बहती है, उसका उद्गम स्थान 25 योजन देखा था। अब देखिए, ये दूसरी नदी जो इस निषद पर्वत से निकलती है, वह जाके विदेह क्षेत्र में गिरती। इस नदी का विस्तार मुख मुख क्षेत्र में 50 योजन चौड़ा होता है। ये इसको कहते हैं चौड़ाई। ये चौड़ाई इसकी 50 योजन होती है। यह 50 योजन चौड़ी नदी यहां से जाके विदेह क्षेत्र में गिरती। ऐसी इस हिमवन, महाहिमवन और निषद पर्वतों की रचना हो। अब आगे देखो, जैसी रचना हमने यहां पर इन 3 पर्वतों की देखी, ऐसी ही रचना यहां पर आगे के पर्वतों की और क्षेत्रों की भी है। आगे के पर्वत और क्षेत्र मतलब क्या, जिसकी चर्चा अभी अपन करने जा रहे हैं। वो आगे के पर्वत और क्षेत्र कौन से, देखिए, अब इससे पता चल जाएगा। ये पहला भरत क्षेत्र देखा था, उसके बाद पहला हिमवन पर्वत देखा था, फिर दूसरा क्षेत्र देखा, तीसरा क्षेत्र देखा। इनकी चर्चा हमने की। भरत, हैमवत, हरि, इन 3 क्षेत्रों की चर्चा की। और फिर हिमवन, महाहिमवन और निषद, इन 3 पर्वतों की चर्चा की। मतलब जम्बू द्वीप के दक्षिण में होने वाले 3 पर्वत और 3 क्षेत्रों की रचना हमने देखी। अब यह यदि समझ में आई होगी तो आगे का प्रकरण आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या है, जैसी रचना भरत क्षेत्र से लेकर निषद पर्वत तक की है, सेम वैसी की वैसी रचना ऐरावत क्षेत्र से लेके इस पर्वत तक की। मतलब क्या, भरत क्षेत्र भी 526 6/19 इतना चौड़ा था, ऐसा ही ये ऐरावत पर्वत भी इतना, ऐरावत क्षेत्र उतना ही लंबा चौड़ा दिखाई देता। ठीक है, जैसे इस क्षेत्र से, भरत क्षेत्र से पहला पर्वत दुगना था, उसी प्रकार से इस ऐरावत क्षेत्र से यह पर्वत दुगने विस्तार वाला। वहां पे पद्म नाम के सरोवर की रचना अपन ने देखी थी। यहाँ पर जो तालाब है उसकी रचना पर पद्म नाम के सरोवर के जैसी ही होती। उतनी ही इसकी लंबाई, उतनी ही इसकी चौड़ाई, उतनी ही इसकी गहराई भी। इस प्रकार से यह पर्वत और तालाब की रचना, जैसे यहाँ पर जघन्य भोग भूमि थी, ऐसे ही इस क्षेत्र के बाद, इस पर्वत के बाद जो क्षेत्र आता है वहां पर भी जघन्य भोग भूमि हो। इसके बीच में भी नाभिगिरी होता है। उसके बाद यह पर्वत, इस पर्वत से यह पर्वत दुगने विस्तार वाला, सब रचना दुगनी दुगनी हो जाती। और इस पर्वत से इस पर्वत की सभी रचना दुगनी हो जाती। मतलब ये 2 पर्वत समान हैं, निषद और नील, ये 2 पर्वत समान होते हैं। फिर ये चांदी वाले 2 पर्वत समान होते हैं, और हिमवन पर्वत और ये पर्वत समान होते हैं। आया समझ में? ऐसे ही क्षेत्रों के बारे में, भरत क्षेत्र की जैसी रचना है वैसी की वैसी ऐरावत क्षेत्र की। अब किसी ने मेरे को भरत क्षेत्र के समय में प्रश्न पूछा था कि भरत क्षेत्र में जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, वैसे यहाँ पर भी है क्या? बिल्कुल है। यहाँ पर भी, यहाँ पर 63 शलाका पुरुष जन्मते हैं और इन 5 म्लेच्छ खंडों को जीतते हैं, और यहाँ का चक्रवर्ती इस पर्वत पर अपना नाम लिखता। इस प्रकार से
जो रचना हमने भरतक क्षेत्र में देखी, सेम वैसी ही रचना ऐरावत क्षेत्र की भी होती। भरतक क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है, तो इस ऐरावत क्षेत्र में भी षटकाल परिवर्तन। भरत क्षेत्र में नारायण प्रतिनारायण को मारता है, इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी नारायण प्रतिनारायण को मारता। आया समझ में? अब इतना फर्क जरूर है कि वहां पे महावीर भगवान है 24वें तीर्थंकर, तो यहाँ पे जो तीर्थंकर 24वें होंगे उनका नाम महावीर ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन यहाँ पर 24 ही तीर्थंकर होंगे, जिससे अपन कहे बेसिक कंसेप्ट, मुख्य तत्व, वो भरत क्षेत्र में जो है सेम वैसे के वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी पाए जाते। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार से यह भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की समान रचना यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और जैसे जैसे नीचे वाले पर्वतों की रचना और विस्तार है, वैसे ही ऊपर के पर्वतों की और क्षेत्रों का विस्तार और रचना होती। इस प्रकार से यह 6 क्षेत्र और 6 पर्वतों की चर्चा जो कि जम्बू द्वीप में है, उसकी चर्चा अभी अपन ने की। आया समझ में सबको? ऐसे ही इस जम्बू द्वीप के क्षेत्र और पर्वतों की रचना। अब जो विशेष बचा, जिसके बारे में सबको हमेशा जिज्ञासा बनी रहती, वह कौन सा क्षेत्र है? वह विदेह क्षेत्र है। इसका नाम है विद्यमान या विहरमान विदेह क्षेत्र। यहां पर हमेशा तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर नहीं होते। यहाँ पे तो चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर जन्म लेते हैं और चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं। पंचम काल से तीर्थंकरों का अस्तित्व इस आर्यखंड में नहीं होता और चतुर्थ काल के पहले भी यहां पर तीर्थंकरों का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन विदेह क्षेत्र की विशेषता यह है कि इस विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमेशा होने वाले तीर्थंकर कितने? हमने तो आज तक सुन रखा है कि विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं। तो क्या 20 के 20 तीर्थंकर इसी क्षेत्र में होते हैं क्या? और होते होंगे तो कैसे होते होंगे? इसकी चर्चा हमें कल करनी है। जैसे विदेह क्षेत्र की चर्चा की, वैसे तीर्थंकरों की चर्चा की, वैसे विदेह क्षेत्र में भी नगरियां होती। यहां से भी तीर्थंकर के पादमूल में कई जीव निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो वो नगरी कैसे होगी? उसके बाद यहाँ पर भी भोग भूमि आदि है, वो कैसे होंगे? इन सब की चर्चा हमें कल की क्लास में देखनी। यदि आपको इसका डिटेल्स सुनना हो तो आप कल जरूर आना। इस प्रकार से इस विदेह क्षेत्र की चर्चा अपन कल करने वाले हैं। आज इन 6 क्षेत्रों और 6 पर्वतों की चर्चा की। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने बताया ये जो भरत क्षेत्र है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र में सब रचनाएं होती है। तो ऐसा जरूरी है कि हम जैसे मनुष्य भव है, अगर मेरे यानी मैंने ऐसा कहीं सुना था कि मेरे जैसा ही सेम मनुष्य वहां पे होता है, यानी मेरी जैसी रचना है वैसी ही सेम रचना वाले दूसरा जीव। जिसको अपन अपनी भाषा में कहें जुड़वा। हाँ, जुड़वा जुड़वा, हाँ वैसा। ये तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है ना? अच्छा। वहां पे मैंने इसलिए एक शब्द का प्रयोग किया था, बेसिक कंसेप्ट। मतलब यहाँ पर मनुष्य है तो वहां पे मनुष्य होगा,
लेकिन अभी जैसे अपनी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, यहाँ पे महामारी फैली हुई है, तो वहां पर भी महामारी फैली होगी, वहां पर भी कोई विक्रांत होगा, वो क्लास लेता होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां पे रचना ऐसी है, लेकिन वहां पे नगरी में महामारी नहीं भी होगी, भरत क्षेत्र में होगी, ऐरावत क्षेत्र में नहीं होगी, ऐरावत क्षेत्र में होगी तो भरत क्षेत्र में नहीं होगी। ये कोई नियम नहीं कि ऐसे की ऐसे ही हो। ऐसी रचना क्यों कही जाती है? क्योंकि वहां पर भी आर्यखंड है, वहां पर भी कर्म भूमि है, वहां पर भी मनुष्य जन्मते हैं, इस अपेक्षा ये यहाँ जैसी रचना कही जाए। अच्छा, इसलिए मैंने बताया था, जैसे 24 तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से महावीर तक आर्यखंड में है, ऐसे की ऐसे नाम वाले म्लेच्छ खंड में नहीं। 24 ही होंगे ये नियम है, लेकिन उनके नाम यही होंगे, उनकी नगरी भी यही होंगी, ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा। ठीक है। और हाँ, और एक सवाल था कि त्रस नाड़ी में जो त्रस जाति के जीव रहते हैं, बराबर, तो हाँ, ऐसा संभव है कि त्रस नाड़ी के बाहर कभी भी कोई त्रस जीव आ सकता है? गलती से भी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। हाँ। जानबूझ के तो बाद वाली बात है, हम्म। गलती से रस अच्छा, नाड़ी वहाँ। के बाहर कोई भी, देखिए उसका मैंने एक ऑप्शन भी आपको उस समय बताया था, फिर एक बार रिपीट करता हूं कि जैसे आपको याद आएगा, तीर्थंकरों का समुद्घात होता है। समुद्घात कब होता है? कि आयु कर्म और बाकी के कर्मों की स्थितियों में जब अंतर पड़ता है, तो वो अंतर मिटाने के लिए केवली समुद्घात होता है। जब केवली समुद्घात होता है, तो केवली भगवान रहते तो भरत क्षेत्र में, लेकिन उनके सारे प्रदेश इस 3 लोक में फैल जाते, तभी वह जीव बाहर आता। उसके बाद मारणांतिक समुद्घात जब होता है, मरण के समय में किसी को कोई बहुत अधिक तीव्र विकल्प होते हैं कि आगे मैं कहाँ जन्मने वाला हूं, तो उसके आत्म प्रदेश जाके उस भूमि का स्पर्श करके आते। सबके साथ यह नियम लागू होता है ऐसी बात नहीं, कभी कभी होता है। तो वह जब स्पर्श करता है और वह त्रसनाड़ी के बाहर जाके जन्मने वाला हो, तो भी वह जीव त्रसनाड़ी के बाहर जाता है, लेकिन उसका मूल शरीर तो त्रसनाड़ी के अंदर ही होता है, बाहर नहीं जाता। सिर्फ आत्म प्रदेश बाहर जाके पुनः आ जाता। ठीक है, हाँ। ऐसे वह त्रसनाड़ी के बाहर जा सकता। हाँ। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये जैसे भरत क्षेत्र में बीचों बीच विजयार्ध पर्वत है, वैसा पर्वत ऐरावत क्षेत्र में भी है बीचों बीच? बिल्कुल बीचों बीच ऐरावत क्षेत्र में ऐसे ही विजयार्ध पर्वत होता है। अच्छा, सेम नाम भी सेम है? विजयार्ध पर्वत यह नाम उसका भी है, इसी का नहीं। ओके। अभी विदेश क्षेत्र में भी देखेंगे तो वहां पर हाँ भी जी। विजयार्ध पर्वत आता है, और उस ओके। विदेश क्षेत्र में होने वाले विजयार्ध पर्वतों का नाम भी विजयार्ध पर्वत ही ओके। और पंडित जी एक सजेशन है। हाँ बोलिए। आप जो लिंक वाला रोज देते हो ना, उसमें लिख दो कि कल विदेश क्षेत्र का कल से वो वर्णन शुरू होने वाला है, तो क्या है ठीक है, हम ग्रुप में भेज दे सबको, ठीक है, ठीक है, तो उसको भेज लिंक भी देता मिल जाएगी और ये मैसेज भी करने हो जाएगा। ओके ओके। जय जिनेन्द्र। हूँ। जय जिनेन्द्र। और किसी को कोई प्रश्न? दीपक दोषी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय हेलो जिनेन्द्र। हाँ जय पंडित जी, जिनेन्द्र। हिमवन पर्वत नीचे है, उसके हाँ ऊपर के लेवल पे महाहिमवन और उसके ऊपर के हाँ लेवल पे निषद ना। हाँ बिल्कुल सो ये तीनों डिफरेंट हाइट्स पे है, बिल्कुल करेक्ट? तो फिर करेक्ट। ये नदियां जो साउथवर्ड्स आ रही है, हाँ तो वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है, साइड नहीं से ना, ही देखिए ना, समुद्र में जाता है? नहीं नहीं, देखिए यहाँ से इस तालाब से नदी निकली, ओके। ये इधर नीचे क्षेत्र में गिरेगी, हाँ। गिर के आगे बहती हुई जाती है,
इस नाभिगिरी को परिक्रमा देते हुए फिर साइड को। पूर्व और पश्चिम की ओर साइड में चली जाती है और वहां अच्छा। से लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। ओके, तो दूसरी क्षेत्र पे नहीं आती है। जाने का कोई चांस ही नहीं ना यहाँ पर। ओके ओके पंडित जी, जय जिनेन्द्र, thank ठीक you। है ना, जय ओके, जिनेन्द्र। और जय किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, चलो तो अभी सबके प्रश्न खत्म हो गए, तो अभी अपन यहीं रुकते हैं और कल आपके सब जिसको भी इसको सुनने की और देखने की इच्छा हो, याद से सबको विदेह क्षेत्र के बारे में बताना कि जो विहरमान या विद्यमान 20 तीर्थंकर कैसे क्या, इन सब की चर्चा कल से अपन यहाँ पे प्रारंभ करेंगे। ये एक दिन में नहीं, करीब करीब 4 क्लासों में इसकी चर्चा पूरी विस्तार से होगी। वो नगरी में होने वाले जीव और जीवों का प्रमाण, जीवों का क्या क्या विशेषता है, इन सब की चर्चा अपन यहाँ पर विदेह क्षेत्र में कल से करने जा रहे हैं। तो आप कल से याद से 7 बजे आइए और यहाँ से अपन इस विदेह क्षेत्र की रचना का लाभ ले लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।